इंगी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का पीई ग्रुप का एग्ज़ाम 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें फिजिक्स से पूछे गए 30 प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देंगे। इस क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक नज़र डालते हैं इस एग्ज़ाम पे। यह एग्ज़ाम 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में भी पूछे गए थे। फिजिक्स के 30 प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में दे रहा हूँ। पहला प्रश्न, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन था प्राकृतिक गैस, कोयला, जल गैस, पेट्रोलियम। तो जल गैस द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। इसका सूत्र हम लिखते हैं CO+H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस होता है। यह एक द्वितीयक ईंधन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होगा। अगर बराबर मात्रा में इन सब पदार्थों को जलाया जाए तो सबसे कम ऊष्मा हमें किससे मिलेगी। ऑप्शन है लकड़ी, एल्कोहल, बायोगैस, कोयला। तो इन सब में सबका सबसे न्यूनतम ऊष्मीय मान लकड़ी का हो, इससे हमें सबसे कम ऊष्मा प्राप्त होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। ऑप्शन है दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो गर्म वस्तु अवरक्त किरणें उत्पन्न करती है, जिससे हमें उसकी लौ लाल रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। कोक, लिग्नाइट, अल्कोहल, चारकोल। कोक, चारकोल, लिग्नाइट ये सभी कोयले से मिलते हैं। अल्कोहल इससे अलग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। इन सब में न्यूनतम प्रदूषण प्राकृतिक गैस से होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन है नेपटूनियम 239, यूरेनियम 235, थोरियम 236, प्लूटोनियम 239। सबसे बेहतर नाभिकीय ईंधन है नेपटूनियम 239। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। इसमें 2 दिया हुआ है। संलयन एवं विखंडन दोनों में समान। तो संलयन में विखंडन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा हमें मिलती है। तो ऑप्शन देखिए सी में है, विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक उत्सर्जित ऊर्जा होती है। संलयन की प्रक्रिया के कारण ही हमें सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। वहाँ हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के हीलियम के परमाणु बनाते हैं संलयन के द्वारा, और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के द्रव्यमान 1 की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 1 माने तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होगा। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 118 गुना है। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके न्यूनतम उपग्रहों की संख्या है। हम जानते हैं पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, और अरुण के, जिसे यूरेनस भी कहते हैं,
27 है, नेपच्यून के 14 है। तो सबसे कम उपग्रह पृथ्वी के हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है? तो इसमें देखिए खगोलीय दूरी, पारसेक, प्रकाश वर्ष और किलोमीटर। इन सब में किलोमीटर सबसे छोटी इकाई है दूरी की। बाकी सभी प्रकाश वर्ष, मतलब एक प्रकाश में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष, पारसेक उससे भी बड़ी है, खगोलीय दूरी भी किलोमीटर से बड़ी इकाई है। इन सब में सबसे छोटा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश की किरण आपतित है। कोण थीटा का मान क्या होगा? यह कह रहा है कोण 35 डिग्री है। अगर अभिलंब डालेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 55 डिग्री। ठीक, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों मिलाकर के समकोण बनाता है, तो यह थीटा का मान भी आ जाएगा 35 डिग्री, अर्थात थीटा का मान 35 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। यह प्रकाश किरणों को फोकस पे केंद्रित करता है। इसका आंसर अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है, अर्थात यह 4 मीटर की दूरी पर अब आ जाता है, तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? इसका बिंब यहाँ पे होगा और दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 + 4 8 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रेटिना पर प्रतिबिंब इतने समय तक रहता है। मानव नेत्र के रेटिना पर एक प्रतिबिंब लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपवर्तनांक की इकाई क्या है? अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह सिर्फ अपवर्तनांक नंबर में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे नेत्र इसके गुण का उपयोग करता है। हमारा नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज क्या है? अर्थात सामान्य मानव नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख सकता है? तो हम जानते हैं निकट दृष्टि 25 सेंटीमीटर और दूर की दृष्टि अनंत होती है। तो अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक वर्णीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तब निम्नलिखित चित्रों में कौन सा सही है? आर लाल के लिए है, वी बैंगनी के लिए। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश निकलती है, श्वेत प्रकाश निकलती तो आर बाई विग्योर में कन्वर्ट होता, लेकिन कह रहा है एक वर्णीय जब निकलती है, एक रंग का प्रकाश जब दिया जाता है इधर से, तो वह 7 रंगों में विभक्त नहीं होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल से आंसर नहीं होगा। एक वर्णीय प्रकाश में क्या होगा, इस प्रकाश का सिर्फ 2 बार अपवर्तन होगा, एक इस सरफेस पे और दूसरा अगले सरफेस पे, और अंत में यह
बेस की तरफ यानी आधार की तरफ मुड़ जाएगा। तो यही क्रिया होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन बी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश दिया हुआ, एक रंग का प्रकाश की बात कर रहा है। अगर श्वेत प्रकाश रहता तो ऑप्शन बी होता। यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट के प्रयोग में लाया जाता है? कार की हेडलाइट में इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है समतल, उत्तल, अवतल दर्पण और परवलयीय दर्पण। तो देखिए जब अवतल और परवलयीय दोनों रहे तो इसका आंसर परवलयीय दर्पण होगा। अगर परवलयीय दर्पण ऑप्शन में नहीं रहे तो इसका आंसर अवतल दर्पण होगा, क्योंकि परवलयीय दर्पण अवतल दर्पण की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक है या ज़्यादा फैसिलिटी देता है हेडलाइट के प्रयोग में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जैसा कि इसके लिए आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट इसमें अगर दिया हुआ है यही प्रश्न सेम, वाहनों के अग्रदीप हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में हेडलाइट कहा जाता है, में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है उत्तल, अवतल, समतल, परवलयीय है। इसका आंसर परवलयीय दर्पण होगा। अगर ऑप्शन में परवलयीय नहीं है तब अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? माइक्रो एम्पियर को एम म्यू ए से सूचित किया जाता है। एक माइक्रो एम्पियर को हम लिख सकते हैं, एक माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 और एम्पियर। हम जानते हैं कि एक एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों को गुणा कर दीजिए, 6.25 × 10⁻18 प्लस में और -6 तो आ जाएगा प्लस में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो यह ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है। बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक 1.5 वोल्ट है तब धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है एक बाहरी प्रतिरोध है, एक ओम का, इसमें हम 4 सेल लगाए हैं। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा को जो है उल्टा लगा दिया। ठीक है, बड़ा का साइन होता है, जिधर लंबा लाइन खींच रहे हैं वो प्लस का और छोटा माइनस का। तो ये देखिए वोल्टेज देने में ये दोनों तो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा। ये धारा इधर प्रवाहित करेगा तो दूसरा धारा इधर प्रवाहित करेगा नेगलेक्ट, अर्थात इसमें कुल वोल्टेज जो हमें मिलेगी यह 1.5 + 1.5 3 वोल्ट की हमें धारा मिलेगी, विभवांतर मिलेगा। अच्छा, ओम 1/4 ओम, 1/4 ओम, इसमें सीधा और उल्टा का कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात सभी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये चारों को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 1/4, अर्थात कुल 1 ओम का प्रतिरोध हम कह सकते हैं कि इस सेल की मदद से मिलेगा। 1 ओम और 1 ओम, अर्थात टोटल जो हमें प्रतिरोध होगा परिपथ का वह 2 ओम का होगा। अब आई का मान हम निकाल सकते हैं, इससे प्रवाहित धारा आई क्या होगी वही आई का मान निकाल दें। आई बराबर हम जानते हैं V/R, V की जगह पे 3, R की जगह पे 2, जितना आएगा एम्पियर, 3/2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई दुगुना कर दिया जाता है तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध R का फार्मूला हम जानते हैं, ρ L/A।
कह रहा है तनित करके, खींच करके बताओ। तो खींचने की स्थिति में क्या होगा कि जो पहला वॉल्यूम था और बाद वाला वॉल्यूम दोनों बराबर रहेगा। पहला वॉल्यूम लंबाई अगर यल है और इसका अनुप्रस्थ काट ये है, तो ये अनुप्रस्थ काट गुने लंबाई, और जब इसको तनित कर दिया गया यानी लंबाई को दुगना कर दिया, तो वॉल्यूम बराबर रखने के लिए क्या होगा, ए बाई इसका अनुप्रस्थ काट आधा हो जाएगा, लंबाई 2a और अनुप्रस्थ काट a बाई 2 हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में इसका प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या होगा, देखिए रो 2a 2l, लंबाई के अब 2l हो गया और a के जगह पे a बाई 2, इस 2 को ऊपर ले जाए, अर्थात पहले का हम लिख सकते हैं रो यल बाई ए की जगह पे पहला r और गुने 2 अर्थात 4। तो पहला कह रहा है कि अगर 1 ओम प्रतिरोध था तो अब क्या हो जाएगा, 1 गुने 4 अर्थात 4 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विभव विद्युत विभव है, यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में स्केलर कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता है। कुंडली का उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च गलनांक भी होना चाहिए। अगर कम गलनांक रहा तो वह गर्म होने के बाद में खुद पिघल जाएगा, तो पिघलना भी नहीं चाहिए, इसलिए उच्च गलनांक होना चाहिए। और ज़्यादा गर्म करे इसलिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होगी। गैल्वेनोमीटर को जी से सूचित किया जाता है, इसे वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की ज़रूरत होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और एक उच्च प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में लगाया, ये दोनों मिल करके वोल्टमीटर की भांति कार्य कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी। जो रेटिंग है उससे जब हम कहीं पे भी लगाएं तो स्थिर रहती है, वो होता है उसका प्रतिरोध। तो इससे हम निकालेंगे प्रतिरोध, आर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई पावर P, लिख सकते हैं 220 गुने 220 बटे 100, इतना अर्थात 22 गुनी 22 ओम का ये प्रतिरोध है। जब इसके स्रोत से जोड़ा जाएगा तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति यानी P का मान क्या होगा, P बराबर हम जानते हैं V स्क्वायर बाई आर। तो V स्क्वायर यहाँ पर 110 वोल्ट से जोड़ा गया, 110 गुने 110 बटे आर का मान अभी 22 गुने 22 लिख सकते हैं। 5 गुने 5 वाट आएगा, अर्थात 25 वाट। इस स्थिति में 25 वाट ऊर्जा की खपत होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 12 ओम के बीच
3 प्रतिरोध एक समबाहु त्रिभुज हैं। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सिरे तो किन्हीं 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। तो इस स्थिति में ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में होने का मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। 12 + 12 24 ओम का ये प्रतिरोध और 24 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, और जो आएगा वह टोटल आर कहलाएगा। तो आर का मान क्या आ जाएगा इस स्थिति में। 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, दोनों का पहले गुना करते हैं। 12 × 12 24 और नीचे 12 + 24 करते हैं 36। यह 8 ओम होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है। जहां आदर्श होता है वैसे स्थिति में प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल का काम होता है अधिक से अधिक विभवांतर आरोपित करना। क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत संश्लेषण इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम इन्होंने दिए। विद्युत संश्लेषण या इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम फैराडे ने दिए थे। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस नियम से विद्युत लेपन वगैरह का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली इसकी ओर इंगित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह मध्य उंगली धारा की दिशा की ओर इंगित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फ्लेमिंग का नियम देखते हैं। यह मध्य उंगली करंट की दिशा बता रहा है, 4 फिंगर फील्ड की दिशा बता रहा है, और यह अंगूठा जो है मोशन बता रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से आए थे, अच्छे प्रश्न आए थे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। धन्यवाद।